वर्षीय योजनाएं या 5 ईयर प्लान्स। भारत में नियोजित विकास की शुरुआत वर्ष 1951 में हुई, जब पहली 5 वर्षीय योजना 1951 से 56 लागू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना और बुनियादी ढांचे का विकास करना था। इस योजना के तहत सिंचाई परियोजनाओं और बिजली उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया गया। दूसरी 5 वर्षीय योजना 1956 से 61 का उद्देश्य औद्योगिकीकरण था। इस योजना के तहत भारी उद्योगों जैसे इस्पात, कोयला और मशीनरी पर जोर दिया गया। इस योजना को महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। सरकारी नियंत्रण, राज्य क्षेत्र का विस्तार। औद्योगिक नीति संकल्प 1956। इस नीति के तहत कई उद्योगों को राज्य क्षेत्र के अधीन किया गया। इस नीति ने देश के औद्योगिकीकरण की दिशा तय की और भारी उद्योगों को राज्य द्वारा संचालित किया गया। इस नीति को भारत का आर्थिक संविधान या राज्य पूंजीवाद की बाइबिल माना गया है। बैंक राष्ट्रीयकरण 1969। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका उद्देश्य वित्तीय सेवाओं को समाज के निचले तबके तक पहुंचाना था और कृषि क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराना था। राज्य क्षेत्र का योगदान। सार्वजनिक उपक्रमों का विकास। कई क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना की गई, जैसे इस्पात, कोयला और बिजली उत्पादन। भारतीय रेलवे, भारतीय स्टेट बैंक जैसी संस्थाओं ने राज्य क्षेत्र में अहम योगदान दिया। सामाजिक कल्याण। शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सेवाओं को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। आगे चलकर राज्य ने कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की, जैसे मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और शिक्षा के अधिकार जैसी योजनाएं। बुनियादी ढांचे का विकास। राज्य ने सड़क, बिजली, पानी और सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना था। नए आर्थिक हितों का उदय। 1950 और 1960 के दशक में विकास की नीतियों ने देश में कुछ नए आर्थिक हितों को जन्म दिया, जिससे औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हुआ और इसके साथ ही एक नया उद्योगपति वर्ग उभरा। इस समय भारत की अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व बढ़ा और इससे विभिन्न आर्थिक हितों में भी बढ़ोतरी हुई और योजना आयोग जैसी संस्थाओं ने नई आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाई। उद्योगों में बढ़ोतरी से नए वाणिज्यिक वर्ग का विकास हुआ, जो राजनीति और आर्थिक नीतियों पर भी प्रभाव डालने लगे। अकाल और चुनौतियां। 1960 के दशक में भारत ने कई बड़ी चुनौतियों का सामना किया, जिनमें अकाल भी शामिल था। वर्ष 1965-66 के दौरान बड़ा अकाल पड़ा, जिसने देश की कृषि उत्पादन को प्रभावित किया। हरित क्रांति से पहले भारत की कृषि व्यवस्था बहुत ही अल्प विकसित थी और मानसून पर निर्भर थी। 1960 के दशक के मध्य में खराब मानसून और खाद्यान्न की कमी के कारण खाद्य संकट उत्पन्न हुआ। इस समय सरकार को विदेशी खाद्यान्नों पर निर्भर होना पड़ा। खासकर अमेरिका से PL 480 योजना के तहत आयात करना पड़ता था। पंचवर्षीय योजनाओं का निलंबन। अकाल के दौरान आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के कारण सरकार को तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बाद इन योजनाओं को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। 1966 से 69 के बीच वार्षिक योजनाएं चलाई गईं, जो पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प थी। इन वार्षिक योजनाओं का उद्देश्य तात्कालिक समस्याओं को हल करना था, जैसे कि अकाल, राहत और खाद्य सुरक्षा। चौथी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1969 में पुनः शुरू की गई, जिसमें हरित क्रांति का विशेष ध्यान रखा गया। हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी की और अकाल की समस्या को काफी हद तक कम किया। हरित क्रांति और इसके राजनीतिक परिणाम। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना था। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से MS स्वामीनाथन द्वारा किया गया। इसके तहत उच्च उपज वाले बीज, रासायनिक उर्वरक और सिंचाई तकनीकों का उपयोग किया गया। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया, लेकिन इसके कुछ राजनीतिक परिणाम भी हुए। हरित क्रांति के कारण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। इससे इन क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि आई, लेकिन अन्य क्षेत्रों में असमानता बढ़ी। इसके अलावा हरित क्रांति ने किसानों के बीच सामाजिक और आर्थिक विभाजन को भी बढ़ावा दिया।